हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आपको आईपीओ एग्जामिनेशन पेपर 3 के एक टॉपिक रेवेन्यू रिकवरी एक्ट 1890 के बारे में डिस्कस करूंगा। यह टॉपिक जनरली एग्जामिनेशंस में 5 मार्क्स के आते हैं। इस बार का भी अगर आप पेपर देखें तो 5 नंबर के क्वेश्चन इसमें से पूछे गए थे और हर एग्जामिनेशन में प्रीवियस एग्जामिनेशन पेपर अगर आप उठा के देखते हैं तो हर बार इसमें से 4 या 5 क्वेश्चंस जो है वो आते हैं। इसलिए यह चैप्टर एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है और पेपर 3 जैसा कि हम जानते हैं एक एक नंबर गेनर टॉपिक होता है। यानी कि इसमें अगर हम चाहें तो 150 में आउट ऑफ 140 क्वेश्चन सॉल्व करके टोटल 280 मार्क्स हम अपने पेपर में ला सकते हैं और यह बहुत ही स्कोरिंग पेपर होता है और यह ज़्यादा टफ भी नहीं होता क्योंकि इसमें जनरली हमें रूल रेगुलेशंस ही याद करने होते हैं। इससे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जामिनर जटिल बना भी नहीं पाता क्योंकि ये रूल बेस्ड ही होते हैं। इसीलिए हम लोग इस टॉपिक में उन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इससे जो आता है, रेवेन्यू रिकवरी एक्ट लागू कब हुआ था? तो हम जान ही रहे हैं कि रेवेन्यू रिकवरी एक्ट 1890 में लागू हुआ था। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यह कौन सा एक्ट नंबर है। तो ये फर्स्ट एक्ट नंबर है, एक्ट नंबर 1 ऑफ 1890 के नाम से इसे जाना जाता है। उसके बाद सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट, इसमें बताया गया है कि जनरली रेवेन्यू रिकवरी एक्ट 1890 में लागू हुआ था और यह 14 फरवरी 1890 के बाद एप्लीकेबल हुआ। के बाद दूसरा पॉइंट है, इट एक्सटेंड टू द होल इंडिया विथ इफेक्ट फ्रॉम 30 अक्टूबर 2019, यानी कि पूरे भारत में यह 30 अक्टूबर 2019 के बाद लागू हो गया। जैसा कि 2019 में 30 अक्टूबर को जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया। उसके बाद से यह नियम जो है रेवेन्यू रिकवरी एक्ट 1890 जम्मू एंड कश्मीर पे भी लागू होना शुरू हो गया। पर इससे पहले यानी कि 30 अक्टूबर 2019 से पहले यह जम्मू एंड कश्मीर पे लागू नहीं होता था। उसके बाद है हमारा सेक्शन 2। सेक्शन 2 जनरली डिफिनीशंस के बारे में बताया गया है। एक बात ध्यान रखिएगा, जनरली जो भी एक्ट होते हैं उसमें पहले एक्ट में जनरली शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंड या कमिटमेंट होता है। सेक्शन 2 में हर एक्ट के ज्यादातर एक्ट के डिफिनीशंस ही होते हैं। तो इस सेक्शन में भी सेक्शन 2 के तहत डिफिनीशंस रेवेन्यू रिकवरी एक्ट में जो जो टर्म आएंगे उसके बारे में बताया गया है। फर्स्ट है डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट यानी जिला, जिसे हम जानते हैं जिला के नाम से। दूसरा है कलेक्टर और तीसरा है डिफॉल्टर। इसमें क्वेश्चन जो आते हैं वो आपको ऐसे पूछेगा कि डिस्ट्रिक्ट कौन से सेक्शन के तहत डिफाइन किया गया है। ऑप्शन में आपको 2(1), 2(2), 2(3) दे देगा और चौथा नन ऑफ द अबव दे देगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि ये डिस्ट्रिक्ट मैंने कब पढ़ा था। और एक सिंपल सा ये याद करने का लॉजिक है कि पहले डिस्ट्रिक्ट होगा, फिर कलेक्टर होगा और तीसरा डिफॉल्टर। डिस्ट्रिक्ट, कलेक्टर, डिफॉल्टर, 1 2 3 ऐसे करके भी आप याद कर सकते हैं। यानी सेक्शन 2 के 1 में डिस्ट्रिक्ट होगा, सेक्शन 2 के 2 में कलेक्टर होगा और सेक्शन 2 के 3 में डिफॉल्टर होगा। तो ये डिफिनीशन से जनरली हर बार एक आधो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ ही जाते हैं और इसमें ज्यादा डिफिनीशंस है नहीं, केवल 3 ही है। तो इसलिए हम आसानी से याद भी कर सकते हैं। तो ये हमारा सेक्शन 2 हो गया। उसके बाद सेक्शन 3। सेक्शन 3 हमें यह बताता है कि कोई भी रिकवरी, मान लीजिए कि एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में किसी आदमी की रिकवरी होनी है या उस पे कुछ रेवेन्यू सरकार का बकाया है, तो एक जिला का डीएम जो है वो दूसरे जिला के डीएम को लेटर लिखेगा कि आपके जिला में जो ये नाम का व्यक्ति है उस पे सरकार का इतना बकाया है, आप उसकी वसूली करके तुरंत हमें भेज दें। इस यही सेक्शन 3 का मेनली जिस्ट है। इसी को
हमें इस तरह से याद करना है कि सेक्शन 3 में जनरली रिकवरी की जाती है एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा दूसरे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लेटर भेज करके, और जब वह लेटर भेजता है तो उसमें सेक्शन 1A के तहत वह डिफॉल्टर का नाम उन्हें भेजता है और सेक्शन 1B के तहत कितना पैसा ड्यू है वह उस लेटर में लिख करके दूसरे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को वह भेजता है, और उस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का यह काम होता है कि वह पैसा वो वसूल करके जिसने वो जिस भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने उसे लेटर भेजा है उसको वह वापस कर दे। तो सेक्शन 3 के 1 में हमें याद रखना है कि सेक्शन 3 जो है वो जनरली डिफाइन करता है कि जब भी रिकवरी एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में होनी होती है तो जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वह दूसरे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लेटर भेजेगा। लेटर भेजेगा तो क्या भेजेगा, फर्स्ट ए के तहत वो उसका नाम भेजेगा और फर्स्ट बी के तहत वह अमाउंट भेजेगा। और सेक्शन 3 के 2 में यह बताया गया है कि जो सर्टिफिकेट होगा वह साइन किया जाएगा किसके द्वारा, जो कलेक्टर उसे बनाता है उसके द्वारा वह साइन किया जाएगा, यानी जिसने भेजा है। एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने दूसरे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भेजा है तो पहला डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वह साइन करेगा और दूसरे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को वह मिलेगा। तो यही सेक्शन 3 के 2 में यही बताया गया है कि जो लेटर होगा यानी कि जो अथॉरिटी का लेटर जो लेटर बनेगा वह डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर 1 साइन करके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर 2 को भेजेगा, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर 1 क्या करेगा, सेक्शन 3(1)(a) के तहत जो है उसका नाम भेजेगा और सेक्शन 1B के तहत क्या भेजेगा, अमाउंट भेजेगा। ये चीजें हमें याद रखनी होंगी। अब उसके बाद सेक्शन 3 के 3 में यह बताया गया है कि द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हु रिसीव्ड द लेटर फॉर रिकवरी एक्ट एज इंसिडेंट अकर्ड इन हिज ओन डिस्ट्रिक्ट। मतलब जिस भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को वह लेटर मिलेगा, जैसे सपोज दैट फर्स्ट ने भेजा लेटर दूसरे को कि भाई मेरे यहाँ इस आदमी का इतना बकाया है जो आपके डिस्ट्रिक्ट में रहता है उसे रिकवरी करके हमें भेजिए। तो जब 1 ने लेटर भेजा 2 को तो यह 2 जो है वह उस आदमी के समक्ष ऐसा व्यवहार पेश करेगा जैसे वही उसका ओरिजिनल डिस्ट्रिक्ट हेड हो। यानी कहने का मतलब यह है कि वह कलेक्टर एज ए कलेक्टर उस कलेक्टर के बिहाफ में काम करेगा जिसने रिकवरी की लेटर भेजी है। अब तक हम लोगों ने सेक्शन 3 को पूरी तरह से जान लिया है, और एक अमेंडमेंट है इसमें सेक्शन 3A। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कहीं भी अगर ए या बी और भी कोई लेटर जोड़े जाते हैं तो अमेंडमेंट के बाद उस एक्ट में जोड़ा जाता है। तो इस एक्ट में भी सेक्शन 3A आफ्टर अमेंडमेंट जो है वह जोड़ा गया है, जिसमें यह कहा गया है कि सर्टिफिकेट ऑफिसर टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ कलेक्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टिफिकेट रिसीव्ड। यानी सर्टिफिकेट ऑफिसर जो होता है वह एक कलेक्टर की तरह बिहेव करता है जो कि सर्टिफिकेट रिसीव करता है। यानी सेक्शन 3 में जो कहा गया है उसी को थोड़ी और इलाबरेट करके सेक्शन 3A में बताया गया है। अब आते हैं हम लोग सेक्शन 4 में। सेक्शन 4 जो है वो एक इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। सेक्शन 4 जनरली यह कहता है कि अगर कोई व्यक्ति है जिस पर की रेवेन्यू की रिकवरी बनती है और वह उस रेवेन्यू की रिकवरी को देना नहीं चाहता है, सपोज दैट किसी के ऊपर 1 लाख रुपया लगान बनता है और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आता है कहता है कि भाई मुझे 1 लाख रुपया दो, तुम्हारे ऊपर यह लगान बनता है, यह देखो सर्टिफिकेट तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने मुझे भेजा है, तो वह आदमी उस पैसे को देने से मना कर सकता है। वह और मना करने वक्त यह उस चीज को रिटर्न में भी दे सकता है या ओरली भी दे करके वह मना कर सकता है, या वह किसी अपने एजेंट को भेज करके भी वह अमाउंट देने से मना कर सकता है। अब सेक्शन 4 का 1 तो ये कह दिया कि वह मना कर देगा। अब जब सेक्शन 4(1) के तहत वो से यह अधिकार मिल गया कि वह मना कर देगा, तो 4(2) के तहत क्या होगा कि उसे सिविल कोर्ट में एक प्रोसीडिंग जुडिशियली प्रोसीडिंग फेस करना पड़ेगा, जिसमें उसे जो लगान उसके ऊपर बनता है वह वो क्यों देना नहीं चाहता है।
क्या उसने पहले ही उसे जमा कर दिया है, या वो जो कलेक्टर है वो उस पे गलत रिकवरी का इल्जाम लगा रहा है, तो उसके लिए एक सिविल कोर्ट में प्रोसीडिंग चलती है। तो यह सिविल कोर्ट कहाँ के सिविल कोर्ट में प्रोसीडिंग चलेगी इसकी? जिस कलेक्टर ने इससे रिकवरी का आदेश दिया है उस सिविल कोर्ट में यह प्रोसीडिंग चलती है। ये पॉइंट को आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि सेक्शन 4(2) यह कहता है कि सिविल प्रोसीडिंग, अगर कोई व्यक्ति पैसा देने से मना करता है तो उसके खिलाफ सिविल प्रोसीडिंग चलेगी। लेकिन कहाँ चलेगी? जहां वह एग्जिस्ट, यानी जहां वह रहता है वहां नहीं चलेगी, बल्कि जहां से उसके लिए ऑर्डर हुआ है पैसा रिकवरी होने का, उस सिविल कोर्ट में उसके तहत प्रोसीडिंग सिविल कोर्ट में चलेगी। सेक्शन 4(3) इसमें यह बताता है कि जो भी मुकदमा उसके ऊपर चलेगा उसके बिहाफ में वह एविडेंस जो है उस कोर्ट में, यानी उसी सिविल कोर्ट में वह प्रस्तुत करेगा कि भाई देखिए, इस कारण से हम आपको पैसा नहीं देना चाहते हैं, यह मेरे साथ सबूत है, यह एविडेंस है। तो ये सेक्शन 4(3) हो गया। इसमें जनरली 3 सब सेक्शन है। तो सेक्शन 4 हमें क्या बताता है कि हमें रिमेडी अवेलेबल है, यानी जिस पर भी रेवेन्यू की रिकवरी होने का आदेश होता है उसको एक बचाव का रास्ता दिया गया है कि अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर गलत रिकवरी हो रही है तो आप उसे मना कर सकते हैं, रिटर्न में मना कर सकते हैं, या किसी अपने एजेंट के तहत संदेशा भिजवा कर भी मना कर सकते हैं। सेक्शन 4 का 2 बोलता है कि अगर आपने मना किया है तो आपको सिविल कोर्ट में आपके तहत एक प्रोसीडिंग चलेगी, जिसमें कि आपको एविडेंस प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और यह सिविल प्रोसीडिंग कहाँ चलेगी? वहां चलेगी जहां के कलेक्टर ने आपको रिकवरी के आदेश दिए हैं। सेक्शन 3 बताता है कि उसी क्रम में जहां भी आपका यह सिविल कोर्ट में प्रोसीडर चलेगा तो वहीं पे आपको एविडेंस के तौर पे जो भी डॉक्यूमेंट है वही दिखाने होंगे। ये सेक्शन 4 का 3 हमें कहता है। अब चलिए हम चलते हैं सेक्शन 5 पे। सेक्शन 5 हमें बताता है कि रिकवरी बाय कलेक्टर ऑफ द सम रिकवरेबल एज एरियर्स ऑफ रेवेन्यू बाय अदर पब्लिक ऑफिसर्स और बाय लोकल अथॉरिटी। यानी रिकवरी जो कलेक्टर के द्वारा की जाती है, अगर उसमें कोई एरियर है यानी और भी कोई बकाया है तो वह हमसे रिकवर कर सकता है किसी भी पब्लिक ऑफिसर या कोई भी लोकल अथॉरिटी के द्वारा। सेक्शन 6 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसे आप ध्यान रखिएगा। प्रॉपर्टी लिएबल टू सेल अंडर दिस एक्ट, यानी सेक्शन 6 जो है वो पावर देता है कि आपके प्रॉपर्टी को सेल किया जा सकता है। कब किया जा सकता है? तो देखिए, सेक्शन 6 का 1 बताता है व्हेन द कलेक्टर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट रिसीव ए सर्टिफिकेट अंडर दिस एक्ट ही मे इशू ए प्रोक्लेमेशन। प्रोक्लेमेशन क्या होता है? उद्घोषणा, यानी जब्ती की उद्घोषणा, यानी जब्त करने का संदेश देना। prohibiting the transfer of charging of any movable property belonging to the defaulter in the district। यानी कि जब कभी भी एक कलेक्टर जो है वह एक सर्टिफिकेट रिसीव करता है तो वह एक उद्घोषणा जारी कर देता है कि भाई देखो, इसकी जो संपत्ति है उस पर इतना का लगान है, इसीलिए यह आदमी जो है यह किसी को संपत्ति बेच नहीं सकता है और कोई इसे संपत्ति खरीदेगा नहीं। ये सेक्शन 6(1) बोलता है। सेक्शन 6(2) क्या बोलता है? द कलेक्टर may at any time by order in writing withdraw the proclamation and it shall be deemed to withdraw when either the amount stated in the certificate has been recovered or the property has been sold for the recovery of that amount। यानी उस कलेक्टर को यह पावर होता है कि वह कभी भी उस संपत्ति पर से उद्घोषणा करके उसका प्रोक्लेमेशन, यानी जो जब्त करने का जो उसने आदेश था वह कभी भी उसे हटा सकता है। कब हटा सकता है? तो जब उसको यह लगेगा कि नहीं भाई, इस आदमी ने वो पैसा जमा कर दिया है, तब उसको हटा सकता है। या उसे लगा कि नहीं भाई, ये देने के काबिल नहीं है तो इसे बेच के हटा दो, तब भी वह प्रोक्लेमेशन का ऑर्डर जो है वह हटा सकता है, यानी जब्त करने के आदेश को वह हटा सकता है। सेक्शन 3 क्या बताता है? एनी प्राइवेट एलिनेशन ऑफ द प्रॉपर्टी और any interest of the defaulter therein, whether by sale, gift, mortgage, or otherwise, made after the issue of proclamation and before the withdrawal thereof, shall be void। यानी कि सपोज दैट आपकी कोई संपत्ति है, उसमें रिकवरी का आदेश दिया गया है और आप उस संपत्ति को किसी तीसरे आदमी को बेच देते हो, तो जब आप उस तीसरे आदमी को बेचोगे तो वह बेचना आपका वैलिड नहीं होगा, वह निरस्त हो जाएगा। and any person who may purchase the property at a sale held for the recovery of amount stated in the certificate। और जो भी व्यक्ति उस संपत्ति को खरीदेगा वह भी उस रिकवरी के अमाउंट को चुकाने के लिए उत्तरदायी होगा। ये हमें सेक्शन 6 का 3 बताता है।